गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजीवाई क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कातरा के बारे में। कातरा में हमने उसका वैज्ञानिक नाम, उसका वर्गीकरण, उसके पोषक पादप, उसका क्षति और महत्व, ये पॉइंटों पर हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे आगे चालू कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कातरा का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र का जो साइक्लिक डायग्राम है वो मैंने आपको लास्ट पीडीएफ के अंदर भेज दिया था। तो उसमें आपको उसकी वयस्क अवस्था, उसके अंडे, उसकी लार्वा अवस्था और वापस उसका कोकून से होकर वयस्क अवस्था में बदलना, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब उसी डायग्राम की स्टेज को मैं आपको थ्योरेटिकल यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कातरा का जीवन चक्र। तो कातरा के जीवन चक्र में हम शुरू कर रहे हैं। तो कातरा का जो मौत होता है, जो उसका शलभ कीट होता है, वो वर्षा ऋतु की पहली, जो स्टार्टिंग वर्षा ऋतु की पहली बरसात होती है, पहली या दूसरी जो भी तेज बारिश होती है, उसके बाद रात के समय ये जो एडल्ट होता है इसका, तो वो एडल्ट क्या करता है, मिट्टी से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जहां भी लाइट की अवेलेबिलिटी होती है, बाहर निकलकर जहां भी लाइट की अवेलेबिलिटी होती है, जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है, ये उसकी ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के पश्चात वहां पर जो वयस्क मादा कीट होता है वो मैथुन क्रिया नर के साथ संपन्न करते हैं। ठीक है, वापस गौर करो। बरसात के बाद में मिट्टी से कीट बाहर निकलता है, उसके बाद प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होता है, वहां पर नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं। तो जैसे ही मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के लगभग कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही घंटों के अंदर मादा कीट अंडे देना प्रारंभ कर देती है और ये अंडे वो अपने पोषक पादप, हमने पहले बात कर ली थी खरीफ की फसलों के पोषक पादप थे, बाजरा था, मूंग, मोट, इनके ऊपर, तो इनकी पत्तियों की निचली सतह के ऊपर ये अंडे देना चालू कर देती है और ये अंडे ग्रुप में देती है, समूह में देती है, बहुत सारे गुच्छे ग्रुप में अंडे देती है। इनके जो अंडे होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं और ओपियम बोलते हैं अफीम को। अफीम के जो बीज होते हैं, बीज या दाने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोस्त, तो इसके भी अंडे ऐसे दानों के रूप में दिखाई देते हैं, पीले रंग के दानों के। एक जो मादा कीट होता है वो मादा कीट कातरा का एक बार में 1500 अंडे तक देता है। 1500 अंडे तक अपनी पूरी होल लाइफ में ये दे सकता है। इन अंडों से 4 से 5 दिन के बाद, ये जो अंडे दिए हैं, इन अंडों से 4 से 5 दिन बाद जो सुंडी बोलते हैं यहाँ पर इसकी लट अवस्था को या इसके लार्वा को, 4 से 5 दिन में इन अंडों से लार्वा बाहर निकलता है और ये लार्वा शुरू में तो समूह के रूप में रहते हैं, जैसे अंडे समूह के रूप में थे वैसे समूह के रूप में रहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये पादप है, ये बाजरे की मैंने पट्टी बनाई है, ये यहाँ नीचे से चिपके हुए हैं, यहां से निकलकर ये ऐसे लट के रूप में बाहर निकलते हैं और फिर ये पूरी पत्तियों के ऊपर एक दूसरे के साथ में फैल जाता है। तो शुरू के अंदर ये लार्वा समूह के रूप में होता है और बाद में ये लार्वा अलग अलग होकर पौधे के संपूर्ण भागों पर वितरित हो जाता है और वहां पहुंचकर ये रेगुलर पादप की पत्तियों को खाता रहता है। जो इसका लार्वा होता है वो लगातार निर्मोचन क्रिया अपने पूरे जीवन काल में लगभग 6 बार निर्मोचन क्रिया करता है और पूर्ण विकसित लार्वा में बदलता है। इसकी जो वर्ड आ गया बीच में, निर्मोचन किसे कहते हैं,
तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के अंदर अपने बाह्य कंकाल को एक निश्चित समय अंतराल पर बदलना, जिससे उनके शारीरिकी व आकारिकी संरचना में बदलाव आता है, की प्रक्रिया को निर्मोचन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मॉल्टिंग। तो मॉल्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा यह लगातार निर्मोचन करके यह पूर्ण विकसित अवस्था धारण कर लेता है। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो 15 से 23 दिन में होती है। अब यह पूर्ण विकसित लार्वा कोकून या प्यूपा में बदलता है। लार्वा का इस अवस्था में बदलने से पहले थोड़ा सा एक उसमें विशिष्ट प्रक्रिया होती है। जैसे ही पूर्ण विकसित लार्वा बदल जाते हैं, उसके बाद ये बहुत तेजी से पूरे खेत में, पौधों से पूरे खेत के अंदर फैल जाते हैं और फैलकर ये जमीन के अंदर या खेत के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल होती है, मेड़ बोलते हैं, उसके अंदर ये 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में घुस जाते हैं और वहां गहराई में जाकर ये अपनी ये अवस्था धारण करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम में। देखिए, ये इसका आप विकसित लार्वा मानो। ये लार्वा कहां पर है? ये लार्वा पादप की पत्तियों पर है और ऐसे बहुत सारे लार्वा पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। अब ये यहां से यहां से नीचे आएंगे और मिट्टी के अंदर गहराई में ये मिट्टी के अंदर घुस गए और मिट्टी में लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में जाकर ये ऐसा कोकून जैसा बना लेते हैं और इसके अंदर ये रहता है और कोकून बाहर से देखने पर कैप्सूल सा लगता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको कि लार्वा विकसित अवस्था में हुआ, ये पादप से धरातल मिट्टी में आया और मिट्टी से जमीन की गहराई में घुस गया, ये मिट्टी के अंदर प्रवेश कर गया और 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई के अंदर जाकर ये कोकून में बदल जाता है। इस अवस्था को बोलते हैं कोकून या प्यूपा या कोशा अवस्था कहते हैं। कैप्सूल अवस्था भी कहते हैं और इस अवस्था में ये निष्क्रिय रहता है। इसके बाद लगभग अगली वर्षा ऋतु, जब तक अगली सीजन वर्षा की नहीं आती, तब तक ये यहीं पर पड़ा रहता है। जैसे ही अगली वर्षा ऋतु आती है, मिट्टी कैसी होती है? नम होती है पानी के कारण। उस नम मिट्टी से ये पानी के कारण ये इसका कवच टूटेगा और कवच टूटकर इसमें से ये जो लार्वा था ये पूर्ण विकसित अवस्था में वयस्क मिल जाता है और ये वयस्क में बदलकर वापस धरातल से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वापस कहाँ जाएगा? जो भी लाइट सोर्स होता है उसकी ओर अटैक होगा रात के समय और वहां पर नर और मादा में क्या होगा? मैथुन क्रिया होगी और मैथुन क्रिया के पश्चात पत्ती के ऊपर इसके अंडे दिए जाते हैं और फिर वापस इस प्रकार से जीवन चक्र इसका चलता रहता है। ये अवस्था कोशावस्था में लगभग 9 से 10 महीने तक रहता है। 9 से 10 महीने तक ये जमीन के अंदर पड़ा रहता है। इसका संपूर्ण जो जीवन चक्र होता है, कातरा का संपूर्ण जीवन चक्र लगभग 26 से 41 दिन में पूरा होता है। साधारण अवस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं। अगर साधारण स्थिति होती है तो 26 से 41 दिनों में ये कंप्लीट पूरा कर लेता है और एक साल में, एक वर्ष में ये एक पीढ़ी या कभी कभार एक से अधिक पीढ़ी होती है। मोस्टली एक पीढ़ी होती है, एक से अधिक पीढ़ी कभी कभार होती है। ये निष्क्रिय अवस्था, इसमें काउंटिंग नहीं हुई है। तो अगर रेगुलर शेड्यूल वाइज देखें तो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन है, बट ये अगर ये टाइम पीरियड और जुड़ जाता है तो ये बहुत लंबी अवस्था हो जाती है। तो ये था कातरा और उसका जीवन चक्र। वापस देखो, छोटा सा प्रोसेस है। इसका पोषी पादप, उसकी पत्ती के ऊपर अंडे आएंगे। अब अंडे कहां से आए? तो धरातल के अंदर बरसात के बाद में ये कीट बाहर निकलता है
बाहर निकलकर प्रकाश स्रोत की ओर अट्रैक्ट होगा। वहां नर और मादा में मैथुन क्रिया होगी। मादा पत्ती की सतह पर अंडे देगी। अंडों से लार्वा निकलेगा। लार्वा 6 बार निर्मोचन क्रिया करता है। उसके बाद लार्वा धरातल में जाएगा, वहां कोकून में बदलेगा और कोकून में बदलकर अनुकूल अवस्था आने पर वापस बाहर निकल जाता है। ये जो अवस्था होती है लार्वा अवस्था, इसमें निर्मोचन क्यों हुआ? क्योंकि इसको लंबे समय तक यहाँ इस अवस्था में रहना है, तो इसके लिए इसे एनर्जी स्टोर करनी है, भोजन स्टोर करना है। तो उसके लिए ये लगातार बदलता रहता है और मुख्य रूप से पत्तियों को खाकर पादपों को संक्रमित भी करता रहेगा और अपने शरीर में विकट स्थिति के लिए ऊर्जा संरक्षण भी करता जाएगा। तो ये था कातरा का जीवन चक्र। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल है, डायग्राम में अपने इसी प्रकार से उसको चार्ट में देख रखा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसका अगला पॉइंट है शुरू करते हैं अगला पॉइंट इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट। कीटों का जो प्रबंधन होता है, उस प्रबंधन की प्रक्रिया को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सस्य प्रबंधन, फिर होता है जैविक प्रबंधन और फिर होता है रासायनिक प्रबंधन। तो बच्चों, जो सस्य प्रबंधन होता है ये खेती की क्रियाओं पर आधारित होता है कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से सस्य प्रबंधन कहा जाता है। जैविक प्रबंधन के अंदर हम किसी न किसी बायोलॉजिकल फैक्टर को यूज करते हैं और रासायनिक प्रबंधन के अंदर रासायनिक दवाओं का, रासायनिक नियंत्रकों का प्रयोग करके हम इन कीटों की जो संख्या है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम रेगुलर 1 बाय 1 एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्य प्रबंधन। तो सस्य प्रबंधन की प्रक्रिया में आपको मैंने पहले बताया कि जैसे ही रेनी सीजन होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु में जब पहली अच्छी बारिश होती है उस समय पानी के कारण इसके कोश, इसका लार्वा टूट, इसका जो कोकून होता है टूट जाता है और कोकून के टूटने से वयस्क कीट जमीन से बाहर निकलता है। तो जैसे ही रेनी सीजन हो, बरसात की ऋतु हो और उसके बाद में ये कीट जब बाहर निकलने लगे, उस समय हमें प्रकाश पाश इसको बोलते हैं लाइट ट्रैप का प्रयोग करके इन कीटों को नष्ट कर देना है। कैसे करते हैं बताता हूं। ये अपना खेत है, खेत में कहीं पर भी हम क्या करें, एक लाइट सोर्स लगा दें। ये हमने खेत में बल्ब लगा दिया। लगभग शाम के 7 और 8 के बीच के अंदर ही ये कीट बाहर निकलते हैं बरसात के दिनों के अंदर। तो उस समय हमने लाइट चालू कर दी और लाइट के नीचे हमने यहाँ पर एक बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी भरकर रख दिया। इस पानी के अंदर कोई भी पॉइजनरी मटेरियल, कोई भी विषैला पदार्थ डाल दिया जाता है जो कीटों को नष्ट करे। अब क्या होगा, धरातल से कीट बाहर निकलेंगे और ये लाइट की ओर अट्रैक्ट होंगे। लाइट की ओर अट्रैक्ट होकर ये कीट, इन कीटों के पंख प्रकाश के कारण जल जाते हैं और ये कीट कहां गिरेंगे, सीधे इस पात्र में गिरेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन कीटों की संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हमको लगातार कई दिनों तक करनी पड़ती है। या फिर किसी ऊंचे लाइट स्रोत के नीचे आग जलाकर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, जिससे कीट उसमें जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो ये इनको बोलते हैं प्रकाश पाश। पाश मतलब जाल, लाइट। यहाँ पर प्रकाश को हमने जाल के रूप में काम में लिया है और फिर हमने उसको लालच देकर उसको नष्ट करने की
कोशिश की। ठीक है, तो एक ये तरीका है। इसके बाद कातरा के अंडों को हैचिंग यानी प्रस्फुटन से पहले ही इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। कैसे? देखो, हमने बात की थी अभी, ये जो अपना बाजरा है, बाजरा जब खेत में लगे उसके ऊपर अगर हमें अंडे दिखाई देते हैं तो हमें उन पत्तियों को काटकर उन अंडों को वहां से इकट्ठे कर लेना है और इकट्ठे करके उनको नष्ट कर देना है। तो अंडा लार्वा में बदले उससे पहले ही हमने उसको नष्ट कर देना है। अंडे की पहचान अपन ने पीछे बात की थी कि इसके अंडे हल्के पीले पोस्ट के दाने के रूप में पाए जाते हैं। तो खेत में जब हम फसल तैयार हो रही है उस समय खेत में निकलते हैं तो अगर ऐसे दाने दिखाई दें तो उसको वहां से रिमूव कर लें या फिर उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उन कीड़ों को वहीं पर नष्ट करने की प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है शस्य प्रबंधन में। तो शस्य प्रबंधन क्या देखा? प्रकाश पाश के द्वारा कीटों को नष्ट कर देना। कब? जब वो मैथुन क्रिया करे उससे पहले। और दूसरा, अंडों को पादप के ऊपर ही नष्ट कर देना प्रस्फुटन यानी टूटने से पहले। तो ये हमारा शस्य प्रबंधन था। ठीक है, फिर बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो जैविक प्रबंधन के अंदर खरीफ फसल की जब भी हम कटाई करेंगे तो खेत में गहरी जुताई, हल से क्या करनी है, उसकी गहरी जुताई करनी है, जिससे क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर नीचे जो उसके क्या होंगे, कोकून होंगे, वो क्या जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तेज प्रकाश से वो नष्ट हो जाएंगे। या फिर जो पक्षी होते हैं, बगुले हैं, मैना है, ये पक्षी उनके कोकूनों को खा जाते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कीट को अंड परजीविया जैसे ट्राइकोग्रामा प्रजाति व टेलिनोमस कीटों को कुछ विशिष्ट अंड परजीविया जो अंडे पर परजीवी के रूप में रहते हैं, ट्राइकोग्रामा प्रजाति होती है, उसका जो टेलिनोमस प्रजाति के कीट होते हैं। इन कीटों के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये परजीविया है और ये प्रजाति है, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है जैविक प्रबंधन। इसमें हम किसी रसायन का प्रयोग काम में नहीं ले रहे, इसमें केवल कीट या विभाग की हमने गहरी जुताई करके परभक्षी पक्षी, बगुले हैं, मैना है, उनके पक्षियों के द्वारा। तो ये हो गया कौन सा प्रबंधन, जैविक प्रबंधन। अब बात करते हैं तीसरा, रासायनिक प्रबंधन। तो देखो, रासायनिक प्रबंधन, यहां हम रसायनों की या किसी न किसी केमिकल की बात करेंगे। तो जब खेत में जो छोटे लार्वा होते हैं, अंडों से लार्वा निकलते हैं, उनको निकलने पर फसलों पर मेलाथियान रसायन 5.0%, मेलाथियान रसायन का 5.0% का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, रसायन का 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव कर दिया जाए तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास में होता है इसके अंदर क्विनोलफॉस। जो क्विनोलफॉस रसायन है उसको 1.5% क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आप चाहे तो मेलाथियान काम में ले सकते हैं, आप चाहे तो क्विनोलफॉस काम में ले सकते हैं। इसके अलावा क्विनोलफॉस 25% इसी की 1.25 लीटर क्वांटिटी, मात्रा 250 से 500 ml पानी में घोलकर 250 से 500 ml पानी में घोलकर इसका फसल के ऊपर छिड़काव करके भी हम इसको कंट्रोल
कर सकते हैं। आपके सामने एक नया नाम आया है 25EC। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परासरणीय सांद्रता। मतलब जो ये रसायन जो हम काम में ले रहे हैं ये इसकी 25% रासायनिक सांद्रता के आधार पर ये बनाया गया है। तो एक नया नाम आ गया EC। EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट। देखो जितने भी अपने रसायन आते हैं उनमें दो चीजें आती है, एक तो होता है EC और एक होता है SC। EC का मतलब होता है इमल्सिफाइड कंसंट्रेट। और SC का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। जो इनमें डिफरेंस है वो होता है ये कम समय के अंदर प्रभावशाली होते हैं, ये धीरे होते हैं लेकिन लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, और ये अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से विषैले पदार्थ होते हैं। तो ये इनकी EC और SC का मतलब आपको मैंने बता दिया। ये जेट के अंदर पूछते हैं। ठीक है, हाँ तो आप यहाँ देखो तो 25% EC इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, 25% EC की 1.25 लीटर क्वांटिटी लेकर, इतनी मात्रा लेकर 250 से 500 ml पानी के अंदर, 250 से 500 ml पानी में घोलकर इसे क्या करते हैं, फसल के ऊपर छिड़क देते हैं, तो भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद खेतों में कातरे का जो इफेक्ट होता है वो कम करने के लिए खेत के चारों ओर, ये अपना खेत है तो इसके चारों ओर नाली बनाकर उस नाली के अंदर मेलाथियान या क्विनोलफॉस चूर्ण डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये कीट बाहर से जो अपने जीवन चक्र में पड़ा था कि फसल के ऊपर से ये जमीन के अंदर और मेड़ के ऊपर, तो खेत का कंट्रोल तो अपन कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से कीट आएंगे वो लार्वा रैंकर आता है। तो लार्वा रैंकर आएगा, मेलाथियान या क्विनोलफॉस का इसमें जब छिड़काव कर दिया तो वो कीट इनके अंदर खाई में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम रसायनों का प्रयोग करके कातरा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था अपना कातरा। यहाँ पर कातरा कंप्लीट होता है। तो कातरा में हमने क्या क्या पढ़ा? कातरा में सबसे पहले हमने इसका वैज्ञानिक नाम एंसेक्टा मूरी, फिर हमने इसका वर्गीकरण, और फिर हमने उसके लक्षण, फिर क्षति और महत्व पढ़ा, फिर हमने इसका जीवन चक्र और प्रबंधन के बारे में बात की। प्रबंधन हमने तीनों प्रकार देखे, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। तो यहाँ इस प्रकार कातरा का कंफर्मेशन कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से हमें सारे जितने भी कीट हैं वो इसी प्रकार से पढ़ने हैं। सबके अंदर हमें वैज्ञानिक नाम, उसका वर्गीकरण, उसके लक्षण, उसके पोषक पादप, क्षति, महत्व, जीवन चक्र और प्रबंधन, ये सारे कीटों के अंदर एक ही लेवल चलाना है।